आज हम पढ़ेंगे क्या? गांधी द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कब चला? 1930। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर शुरू किया। ठीक है, जो 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ। यात्रा शुरू हुई कब? 12 मार्च 1930 से। और पहुंचे कब गांधी जी दांडी? 6 अप्रैल 1930। चलो छोड़ो, थोड़ा सा रिकैप करो, रिवीजन करो। क्या करा था हम लोग ने? कल हमने ये देखा था कि जब भारत में असहयोग आंदोलन वापस हुआ, कब हुआ? चौरी चौरा कांड के बाद। तो पूरी भारतीय राजनीति में एक निर्वात की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, इस निर्वात की स्थिति से बचने के लिए, यानी चारों तरफ भारतीय समाज में क्या हो गई? अफरा तफरा मच गई। जो विद्यालय छोड़ के छात्र असहयोग आंदोलन में कूदे थे, अब वापसी के बाद वो क्या करेंगे, वो भ्रम में थे कि अब वो क्या करें। इसी प्रकार से कुछ अध्यापक जो अपनी नौकरी छोड़कर आए थे आंदोलन की वापसी के बाद, ये इनके अंदर चिंता थी कि अब क्या किया जाएगा। वकील जो वकालत छोड़ के आए, वो सब अपने आप को क्या महसूस करने लगे? ठगे हुए महसूस करने लगे कि गांधी जी ने हमारे साथ क्या किया, एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, और अब हमारा गांधी जी के ऊपर भरोसा क्या हो गया? कम हो गया। यही बात कांग्रेस के अंदर भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रही थी कि अब जो आंदोलन वापस हो गया है, अब कांग्रेस किस प्रकार से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। ठीक है, इसी के तहत कांग्रेस के अंदर क्या हुआ? विचारधारा में विभाजन हो गया। एक लोग विचारधारा के लोगों का ये मानना कि अब हम कांग्रेस की मूल विशेषताओं के तहत काम करेंगे, और जब आंदोलन नहीं चल रहा है तो हम अपने कामों को या अपनी चीज़ों को रचनात्मक कार्यों की ओर लगा देंगे। जैसे कोई टोकरी बनाए, कोई मोमबत्तियाँ बनाए, कोई अचार बनाए, कोई चरखा बुने। ये कैसे काम है? रचनात्मक कार्य हैं। यानी जब आंदोलन शांत है तो आप कुछ ना करें और चुपचाप घर में बैठ के रचनात्मक कार्यों में लगे रहें। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लोगों का क्या मानना था कि ये वो समय है कि अब हमें विधान परिषद में जाकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठानी है। ठीक, यानी ये शांत रहने का टाइम नहीं है। अब जब आंदोलन वापस हो गया है तो अब हम विधान परिषद में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, और विधान परिषद के अंदर जाकर अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और यहीं से कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो गई। एक कौन कहलाए? एक वो कहलाए जो परिवर्तन विरोधी बातें कर रहे हैं कि हमें अब कोई मतलब नहीं, आंदोलन वापस हो गया है तो हम सिर्फ और सिर्फ रचनात्मक कार्य करेंगे। और दूसरे परिवर्तनवादी, इनका मानना क्या था कि हम विधान परिषद में अंदर जाकर अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और अंग्रेजों के हाथ काटने का प्रयास करेंगे। इसी परिवर्तनवादी विचारधारा के से जो लोग थे, उन्होंने क्या किया? स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। हालांकि स्वराज पार्टी ने कभी भी अपने आप को कांग्रेस से अलग नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के सदस्य हैं, लेकिन अब हमारा विरोध विधान परिषद के अंदर जाकर अंग्रेजों को दिखेगा। और स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई कब? 1 जनवरी 1930 को। इस स्वराज पार्टी की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हाथ किसका है? CR दास का और मोतीलाल नेहरू का। जैसे स्थापित हुआ 1 जनवरी 1923 को, 5 महीने बाद चुनाव हुए, और चुनाव में स्वराज पार्टी को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। कुल 101 सीटों में से 42 सीटों में कौन जीता? स्वराज पार्टी। और उसने क्या किया? सारे काम शुरू कर दिए। किसके? जो अंग्रेज काम करते थे, विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अंग्रेजों की सभी नीतियों की आलोचना करनी शुरू कर दी। 2 साल के भीतर स्वराज पार्टी अपने चरम पर पहुंच गई। और 1925 में, जो 1923 में स्थापित स्वराज पार्टी का एक सदस्य विट्ठल भाई पटेल विधान परिषद का क्या बनाए गए? अध्यक्ष बना दिए गए। यानी ये कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट था। किसके लिए? स्वराज पार्टी के लिए। लेकिन इस स्वराज पार्टी में 2 मुद्दों की वजह से थोड़ी दरार पैदा हुई और स्वराज पार्टी का पतन शुरू हो गया। पहला कारण था CR दास की मृत्यु। 1925 में CR दास की मृत्यु हो गई, जिससे पार्टी क्या हो गई? थोड़ी सी कमजोर हो गई। और दूसरा कारण कि मोतीलाल नेहरू के ऊपर एक आरोप लगा कि वो गौ हत्या के लिए पक्ष में है। तो कांग्रेस के ब्राह्मणवादी लोग और स्वराज पार्टी के ब्राह्मणवादी लोगों ने इनका विरोध शुरू कर दिया। अब पार्टी के जब 2 बड़े नेता, कौन से? मोतीलाल नेहरू और NC केलकर, जब 2 बड़े नेता आपस में लड़ेंगे तो पार्टी कमजोर होगी कि नहीं होगी? और यह कमजोरी 1926 में उभर कर सामने आ गई।
इस चुनाव में स्वराज पार्टी को भयानक तरीके से हार झेलनी पड़ी और अंततः 1930 में स्वराज पार्टी का अंत हो गया। इसी बीच हमने क्या पढ़ा था कि भारत में साइमन कमीशन आया। कब आया था भारत में साइमन कमीशन? फरवरी 1928 में भारत में साइमन कमीशन पहुंच गया। कहां पर? बॉम्बे में। साइमन कमीशन की विचारधारा समझो। साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन क्यों आया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए आया था। और कितने वर्ष में आना चाहिए था? प्रत्येक 10 वर्ष में। लेकिन अपने समय कार्यकाल से पहले ही साइमन कमीशन भारत आ गया, तो विरोध होगा कि नहीं होगा? और दूसरा कारण कि इस साइमन आयोग में सभी 7 के 7 सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। अब बताओ, भारत की स्थिति की समीक्षा करनी है और भारतीय नहीं होगा तो क्या समीक्षा ठीक होगी? इन्होंने भारत शासन अधिनियम का सिर्फ अच्छाई बताना ही उद्देश्य समझा है ना। एक तरफा बात कर रहे हो, समीक्षा थोड़ी ना है वो। समीक्षा का मतलब क्या है कि भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की अच्छाइयों की भी चर्चा की जाए और बुराइयों की। लेकिन सभी 7 सदस्य क्या करेंगे? क्या अपनी ही चीज की बुराई करेंगे? ये बात भारतीयों को पता थी। इस वजह से आयोग जैसे ही भारत आया, व्यापक स्तर पर पूरे भारत में इसका क्या हुआ? विरोध हुआ। कहां कहां? लगभग संपूर्ण भारत में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। ठीक, यानी जब संपूर्ण भारत में किसी चीज का विरोध हो रहा है तो विरोध करने वाले लोग एक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो पहली बार 1922 के बाद आंदोलन, असहयोग आंदोलन के वापस होने के बाद पहली बार दिखा कि भारत में एकता फिर से स्थापित हो रही है। किसके मुद्दे पर? साइमन कमीशन के मुद्दे पर। जैसे ही एकता स्थापित होने वाली थी, क्या हुआ था? मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट याद आई? सर्वदलीय सम्मेलन में रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट को माना गया? नहीं माना गया। हिंदू महासभा अलग चली गई, मुस्लिम लीग अलग चली गई। यानी जो एकता बनने वाली थी वो अचानक से फिर से टूट गई। तो साइमन कमीशन के वजह से जो एकता दिखी वो 1 साल बाद नेहरू रिपोर्ट से फिर से टूटती नजर आई। और आंदोलन शुरू होने से पहले क्या हो गया? शांत हो गया। अब 6 साल का जो गैप है आंदोलन का, उससे सब क्या हुए? विचलित हुए। पूरा भारतीय समाज कह रहा है कि कोई तो आंदोलन शुरू हो। एक 6 साल का गैप हो गया, अब हम क्या हैं? परेशान हो रहे हैं। अब आंदोलन में कूदना पड़ेगा। तो आंदोलन कौन सा? तो ऐसी विचारधारा कभी कोई थी नहीं। सबने किसकी तरफ मुंह देखा कि बापू आप ही बताओ क्या किया जाए। बापू ने कहा कि चलो देखते हैं। उन्होंने सोचा कि 1922 में मेरा क्या हुआ है, यानी भारतीय जनमानस का उनके ऊपर से विश्वास कम हुआ था कि नहीं हुआ था। इस विश्वास को बनाए रखना और विश्वास को बड़े पैमाने पर ले जाना। दूसरा, पूरे भारत को आंदोलन में शामिल करना। यह गांधी जी के ऊपर सबसे बड़ी चुनौती थी कि आंदोलन शुरू कर देंगे, लेकिन उस आंदोलन की गारंटी नहीं है कि पूरा भारत उसमें शामिल हो, पहला। दूसरा, जो विश्वास खोया है उन्होंने जनमानस के बीच में, वो पुनः क्या करना है? जगाना है और उस विश्वास को बढ़ाना है। तो पूरा प्लान किया गांधी ने। और गांधी ने 1928 में पहली बार, गांधी के पेपर का नाम क्या है? क्या नाम है गांधी जी के पेपर का नाम? यंग इंडिया। यंग इंडिया में गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की। कितनी? किससे मांग कर रहे होंगे? अंग्रेजों से, कि आप ये मांगे जो हम दे रहे हैं उसको पूरी करिए। अगर पूरी नहीं करेंगे तो पूरा भारत आपके खिलाफ फिर से आंदोलित हो जाएगा और एक भयानक आंदोलन आपको झेलना पड़ेगा। तो 11 सूत्री मांगे किसके लिए रखी? भारतीयों के लिए। किसके पास कर दी? अंग्रेजों के पास। किसमें दी? छापी किसमें? यंग इंडिया। अब देखो, अगर किसी एक वर्ग की बात होती तो क्या पूरा जनमानस इकट्ठा होता? तो सोचो, इस 11 सूत्री मांगों में किसकी बात हो रही होगी? भारत के सभी वर्गों की। देखो कैसे, इन 11 सूत्री में देखो, ये 11 सूत्री मांगों में से 2 मांगे किससे संबंधित है? किसानों से। अब यंग इंडिया में कोई न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ पढ़ेगा और उसमें कहेगा कि गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की। किसके सामने? अंग्रेजों के सामने। तो पहली और दूसरी न्यूज़ किससे संबंधित है? मांगे
किसानों से। किसान पढ़ेगा, किसान खुश होगा कि नहीं होगा? कि किसान सोचेगा कि हाँ, कांग्रेस और गांधी जी दोनों ही मेरे हित के लिए सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं। यानी आंदोलन अगर हुआ तो किसानों को समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा कांग्रेस का, है ना? इन 11 शर्तों में से 3 मांगे किससे संबंधित हैं? पूंजीपतियों से। यानी पूंजीपतियों को भी समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस और नो? बाकी कितनी बची? 6 मांगे। 6 मांगे किससे संबंधित होगी? क्या गांधी ने 11 सूत्री मांगों के तहत पूरे भारत को कवर करने का प्रयास नहीं किया? किया कि नहीं किया? 2 मांगे किसानों की, 3 मांगे पूंजीपतियों की और 6 मांगे हम तुम्हारे जैसे लोगों की। अब आंदोलन जब होगा तो सभी लोगों को क्या लगेगा कि वाकई में गांधी जी और कांग्रेस हमारे साथ है। अब जो आंदोलन शुरू हो रहा है हम लोग सब लोग उसमें कूद जाए और शामिल हो जाए। 2 मांगे, 3 मांगे और 6 मांगे क्या क्या है जरा देख लेते हैं, ठीक है ना? तो 2 मांगे देखो कौन सी हैं, किसके लिए है? किसानों के लिए। मांग देखो क्या क्या है। पहली मांग रखी कि अंग्रेज किसानों से जो इतने उच्च लगान ले रहे हैं उस लगान वसूली को 50% तक क्या कर दो, और यदि कम नहीं किया तो भारतीय जनमानस आंदोलन करेगा। किसके खिलाफ? यस और नो? तो पहली मांग किसके खिलाफ है? मतलब किसके लिए है? किसानों के लिए। दूसरी मांग क्या की? नमक कर की समाप्ति और नमक एकाधिकार को समाप्त करो। ये इतने बदतमीज थे अंग्रेज कि नमक जैसी वस्तु पर भी कर लगाते थे। नमक एक ऐसी चीज है जिस पर पैदा करना बहुत इजी होता है। कैसे? समुद्र के तटवर्ती इलाकों के पास खेत में जाके समुद्र का पानी डाल दो, पानी क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। बचा क्या? नमक। यानी बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च हो रहा, बिल्कुल भी लागत नहीं लग रही है, उसके बावजूद भी नमक पर क्या लगा रहे हैं अंग्रेज? नीचता की हद है कि नहीं है? तो गांधी जी कह रहे हैं कि नमक कर को खत्म करो और नमक पर जो एकाधिकार है, एकाधिकार का मतलब नमक की खेती सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज करेंगे, इसको भी खत्म करो, है ना? जैसे ही ये बात हुई, किसके पक्ष की बात है ये? किसान खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे? बाकी देखो 3 शर्तें किससे संबंधित है? किससे है? पूंजीपतियों से। देखो क्या क्या है। पहली शर्त क्या कह रहा है? उठाओ देखो क्या है यार। दूसरी पहली शर्त देखो क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि हाँ, विदेशी आयात को संरक्षित करो। विदेशी आयात का मतलब देखो, कुछ माल भारतीय पूंजीपति बना रहे हैं। जैसे मान लो हम उस समय के क्या हो, पूंजीपति हो, और मेरे फैक्ट्री में कुर्सी बन रही है, लेकिन ऐसी कुर्सी भारत से मतलब विदेश से आयात हो रही भारत और कम मूल्यों में, तो भारतीय जनमानस क्या खरीदेगा? मेरी कुर्सी खरीदेगा कि वहां की कुर्सी खरीदेगा? गांधी जी कह रहे हैं कि जो बाहर से विदेशी वस्तु आयातित हो रही हैं उस पर क्या कर दो? टैक्स इंपोज कर दो, ताकि उन विदेशी वस्तुओं का मूल्य ज्यादा हो जाए और भारतीय वस्तुओं का मूल्य कम हो जाए। अब भारतीय जनमानस किसकी चीज खरीदेगा? पूंजीपति खुश होगा कि नहीं होगा? कि किसकी मांग है? गांधी की। अगर आंदोलन होगा तो पूंजीपति इस आंदोलन कूदेंगे कि नहीं कूदेंगे? दूसरी शर्त देखो, पूंजीपतियों के लिए क्या कहा कि भारत के आसपास जो भी जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं, कौन से? पानी के, उनको क्या करो? नियंत्रित करो। मतलब अब बताओ, जो भी माल कहां से आता था? हवाई जहाज से कि पानी के जहाज से? पानी के जहाज से। बार बार आवन जावन होगी तो माल ज्यादा आएगा कि कम आएगा? जब जहाज ज्यादा आ रहे हैं तो माल भी ज्यादा आएगा। इस जहाज के आवन जावन को क्या करना है? रोकना है। कम, महीने में 2 या 3 बार। अगर महीने में 2 या 3 बार आएंगे तो भारत के आसपास के पानी के जहाज जो है उनको क्या करना? जो जहाज है उनके आवन जावन को क्या करना है? कम करना है। अगर ये कम आएंगे तो माल भी कम लाएंगे, और माल कम लाएंगे तो भारत का माल ज्यादा बिकेगा। ये पूंजीपति के लिए अच्छा था कि बुरा था? तीसरी शर्त देखो क्या कह रहे हैं।
विनिमय दर को कम करो। यानी जो विनिमय एक्सचेंज रेट है, पैसा और डॉलर के मध्य जो मूल्य का वो है अंतर है, उसको क्या करना है? कम करना है। यानी $1 के बराबर रुपयों को भी रखो। समझ में आई? वर्तमान में क्या है विनिमय दर? अगर $1 है तो वो कितने रुपए के बराबर है? लगभग 100 रुपए के बराबर है। इसको क्या करोगे? कम करोगे तो भारतीय रुपए का मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी $1 अगर $1 के बराबर हो तो भारतीय करेंसी कैसी हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी ना। ये मजबूती कौन कह रहे हैं कि विनिमय दर को कम करो, तो जो भी व्यापारी माल खरीदेगा बाहर से या बेचेगा, इस दोनों मामलों में रुपये की कीमत बढ़ेगी। पूंजीपतियों के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? अगर मान लो आंदोलन होगा तो पूंजीपति कांग्रेस के पक्ष में आएंगे कि नहीं आएंगे? समझ में आ गई बात? 3 और 2 5 शर्तें हो गई। अब 6 शर्तें किसके लिए हैं? आम जनता। आम जनता किससे त्रस्त है? अंग्रेजों से। पहली शर्त क्या कह रहे हैं कि सिविल सर्विस में और सेना में जो खर्च हो रहा है उसको 50% तक कम करो। सिविल सर्विस में है कौन लोग इस समय? अंग्रेज हैं। अंग्रेज की पूरे रख रखाव, उनके बंगला, गाड़ी, नौकर को, ये सब कौन मेंटेन कर रहा है? अंग्रेज। किसके पैसे से? भारतीय पैसे से। इसको कम करना ठीक है कि नहीं ठीक है? यानी जनता की मांग की बात रखी गई कि नहीं रखी गई? दूसरी शर्त ये कह रहे हैं नशीले पदार्थों प्लस दारू को रोक दो। ऐसा अंग्रेजों ने जानबूझ के किया कि हर जगह नशीले मतलब अफीम दी और दारू के ठेके खोले। ऐसा क्यों किया अंग्रेजों ने? सोचो, दारू पिएंगे तो नशे में रहेंगे, नशे में रहेंगे तो कहाँ आज़ादी? कोई मांग नहीं करेंगे, चुपचाप धुत होके सोते रहेंगे। समझ में आई बात? इसको भी बैन करने के लिए कौन कह रहा है? गांधी की 11 सूत्री मांगे। तीसरी चीज कह रहे हैं शस्त्र लाइसेंस को रद्द कर दो। इस समय प्रत्येक अंग्रेज अपने पास हथियार रख सकता था, लेकिन कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता था। तो गांधी ने कहा चलो आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस दो और उनको भी हथियार रखने का मौका दो। चौथी शर्त, राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दो। किसको रिहा करो? राजनीतिक। बस किसको छोड़कर? हिंसक कैदियों को छोड़कर। और यही मुद्दा बन के आ जाएगा कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को नहीं छोड़ा गया। और लोग आरोप लगाएंगे गांधी भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु को छुड़वा सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर नहीं, ऐसा नहीं था। उनकी मांगे हैं इस तरह से, तो कैसे वो अहिंसात्मक आदमी हिंसक आदमी के पक्ष में बोलेंगे? तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उनका बलिदान भी है, लेकिन गांधी की जो मांगे हैं वो भी कैसी हैं? वैलिड है। आगे बात समझ में? पांचवा देखो क्या कह रहे हैं, सीआईडी जैसे संगठनों को जन नियंत्रण में ले आओ। किसमें? यानी सीआईडी जैसे गुप्तचर विभाग है, वो मिसयूज कर रहे हैं अपनी पावर्स का, उनको भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। कितनी शर्तें हो गई? 5। और एक शर्त कौन सी है? चलो देख लेना। कुल मिला के 11 शर्तें। इन 11 सूत्री मांगों को किसके सामने प्रस्तुत किया गया? अंग्रेजों के। क्या ये अंग्रेज ऐसी शर्तों को मानेंगे? दिमाग लगाओ। कोई नहीं मानेगा ना। उन्होंने मांगे रखी और अंग्रेजों ने दरकिनार कर दिया। पुनः 2 मार्च 1930 को गांधी ने फिर से एक बार रिमाइंडर दिया कि हमारी मांगों का क्या हुआ, कृपया जवाब दें। और 3 लेटर लिखे। किसके किसको? एक लॉर्ड इरविन को, महारानी विक्टोरिया को, और उस समय ब्रिटिश पीएम मैकडोनाल्ड को।
कि जो मांगे हमने यंग इंडिया के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की थी, कृपया उन मांगों पर विचार करें और उनको हमें लागू करने का प्रयास करें। लेकिन अंग्रेजों ने फिर से इनकी इस सुनवाई को दरकिनार कर दिया। नतीजा, इसके 10 दिनों बाद 12 मार्च 1930 को गांधी ने क्या किया? दांडी यात्रा, और कहा कि आज से हम नमक कानून तोड़ेंगे। या सुनो, इन 11 मांगों में गांधी जी ने नमक को ही आधार क्यों बनाया? वो हो सकता है आंदोलन शुरू करने के पीछे का आधार कहते हैं कि सिविल सर्विस के खर्चे को 50% कम करो, या वो ये कह सकते थे कि विनिमय दर को कम करो। तो उन्होंने नमक को ही आधार क्यों बनाया? नमक एक ऐसा मुद्दा था जो डायरेक्ट आम जनता से जुड़ा था, ठीक है, और नमक जैसी वस्तु पर कर लगाना अंग्रेजों की दुष्टता को दिखा रहा है। इस वजह से गांधी ने क्या किया? नमक कानून को आधार बनाकर आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं? दांडी यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930। गांधी जी निकले साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ। कहां पहुंचे? 240 मील की दूरी तय कर दांडी पहुंचे। कितने दिनों बाद? 24 दिनों बाद। कब? 6 अप्रैल 1930। और सुबह 6 बजे हाथ में मुट्ठी में नमक उठाकर कहा कि आज से मैं इस नमक कानून का उल्लंघन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि भारत का प्रत्येक नागरिक नमक कर ना प्रस्तुत करे या ना दे। आगे बात समझिए। और यही क्या कहलाया? सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा। मतलब प्यार से हम आपके कानूनों का अवज्ञा कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। समझ में आई बात थोड़ी सी? पक्का? ठीक है। इस सविनय अवज्ञा को पूरे भारत में फैलाया गया, ठीक, लेकिन एक पार्टी सविनय अवज्ञा के पक्ष में नहीं थी, यानी आंदोलन में शामिल नहीं हुई। कौन सी? जिन्ना की मुस्लिम लीग, ठीक है। बाकी हर जगह क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन फैला और नमक कानून तोड़े गए और लोगों ने अंग्रेजों को कर देना बंद किया और जगह जगह धरने देने शुरू कर दिए, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, एक आ जाओ, इनका नाम सुना है? खान अब्दुल गफ्फार खान। नहीं सुना? ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कार्य कर रहे थे, गांधीवादी आंदोलन से संबंधित थे। गांधी के बहुत बड़े फॉलोवर और गांधी द्वारा चालू किए गए सभी आंदोलन को वर्तमान के पाकिस्तान में चालू करते थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का मतलब अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, पाकिस्तान का हिस्सा और पंजाब का हिस्सा, ये सब मिलाकर किस नाम से जाना जाता था? तो गांधी भारत में, वैसे ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफ्फार का। इसी वजह से इनको क्या कहा गया? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी। मतलब ये सीमा में रहकर काम कर रहे हैं। कैसा काम कर रहे हैं? जैसा काम भारत में गांधी कर रहे हैं, वैसे इस क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान भी वैसा ही काम कर रहे हैं। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया कि पक्ष लिया? इन्होंने भी कहा कि हाँ, गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम अपने इस क्षेत्र में भी चालू रखेंगे, ठीक है। इनके संगठन का नाम पूछा जाए तो क्या बताओगे? लाल कुर्ती संगठन। इनकी संस्था का नाम? खुदाई खिदमतगार। ये पूछा जाता है कि ये खुदाई खिदमतगार से संबंधित कौन है, तो आंसर क्या होगा? खान अब्दुल। इनकी उपाधि क्या है? इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित नेता कौन है? ठीक है, पक्का। तो ये सब चीजें चल रही थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन धूमधाम से चला और लगभग 1-1.5 साल तक चला। उसके बाद
इरविन को मजबूरन गांधी से समझौता करना पड़ा, और क्या आया सामने? गांधी इरविन समझौता। यस और नो, है ना? तो ध्यान रखना। आज क्या पढ़ा फिर हमने? रिवाइज करो 2 मिनट का। चलो ऐसे देखो कि आंदोलन, जब असहयोग आंदोलन वापस हुआ तो भारत में राजनीतिक निर्वात उत्पन्न हो गया था। इस निर्वात को भरने के लिए कांग्रेस के एक पक्ष द्वारा क्या किया गया? प्रयास किया गया, और वही प्रयास स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1930। हमने ये सब पढ़ लिया था। उसके बाद साइमन आयोग आया भारत, और साइमन आयोग का पूरे भारत में व्यापक स्तर पर क्या हुआ? विरोध हुआ। यानी इस विरोध ने ये दिखाया कि फिर से भारतीय क्या हो रहे हैं? एक हो रहे हैं। जैसे ही भारतीय एक हुए, तुरंत सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट आई, और नेहरू रिपोर्ट के मामले में पूरी पार्टियां क्या हो गई? अलग अलग हो गई। हिंदू महासभा कुछ अलग कह रही है, मुस्लिम लीग कुछ अलग करे, तो जो एकता बन रही थी वो फिर से एक बार क्या हो गई? बिखर गई, और आंदोलन शुरू होते होते रह गया। फिर से 6 साल का गैप, किसी भी आंदोलन को खत्म हुए कितना टाइम बीत गया? 6 साल। यानी 22 के बाद 28 बीत गया। 28 तक भारत में, भारतीय राजनीति में किसी भी प्रकार का आंदोलन स्टार्ट नहीं हुआ। लोगों के अंदर क्या थी? चुलबुलाहट थी, कि गुस्सा था कि अब आंदोलन कब शुरू करें। सबने किसका मुंह देखा? गांधी ने। गांधी ने कहा चलो मैं आंदोलन शुरू करूंगा, लेकिन आंदोलन से पहले एक बार हम अपनी बात अंग्रेजों के समक्ष रखते हैं। और अंग्रेजों के समक्ष रखते हुए गांधी ने अपने न्यूज़पेपर यंग इंडिया में 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की। इन 11 सूत्री मांगों में क्या क्या बातें थी? तो कुछ बातें किसानों से संबंधित थी, कुछ बातें पूंजीपतियों से, और कुछ बातें आम जनता से। यानी सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास गांधी ने इन 11 सूत्री मांगों के तहत किया, और कहा कि यदि इन मांगों को मान लिया जाएगा तो हम आंदोलन को स्थगित कर देंगे, और अगर नहीं माना गया तो हम एक व्यापक स्तर पर भारत में आंदोलन शुरू करेंगे, जिसको हम किस नाम से जानेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। मांगे प्रस्तुत की गई, और अंग्रेजों ने दरकिनार करते हुए किसी भी मांग को इम्पायल नहीं किया। जैसे, और 2 मार्च 1930 को एक बार गांधी ने फिर से रिमाइंडर दिया कि प्लीज मेरी 11 सूत्रीय मांगों पर चर्चा करके उनको लागू कराओ, नहीं तो आंदोलन शुरू हो जाएगा। फिर भी अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया, और 12 मार्च 1931 को क्या हुआ? गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती के आश्रम से चलना शुरू किया। 240 मील की दूरी यात्रा तय की। कितने दिनों में? 24 दिन में। यानी एक दिन में गांधी जी कितना चल रहे हैं? 10 मील। और 6 अप्रैल 1930 को सुबह 6:30 बजे पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया, और कहा कि आज से भारत का कोई भी नागरिक नमक कर नहीं प्रस्तुत करेगा। ठीक। हाँ, एक चीज और। हाँ, इन 78 नागरिकों में एक अमेरिकी पत्रकार भी था, जिसका नाम वेब मिलर था। इसने पूरी यात्रा का लाइव टेलीकास्ट किया। जैसे गांधी ने हाईवे यूज नहीं किया, गांधी गांव गांव घूम घूम के गए। समझ में आई बात? क्यों? अगर हाईवे में जाते तो लोग ना मिलते ना, गांव गांव घूमे, यहां पे स्टॉपेज लिया, यहां पे लिया, यहां पे लिया, यहां पे लिया, यहां पे लिया। 78 लोगों के साथ जो व्यक्ति चला, वो अंतिम स्थल तक पहुंचते पहुंचते उसके आगे, उसके पीछे लाखों की सेना तैयार हो गई थी। ये था गांधी का करिश्मा। 78 लोग शुरू हुए थे, और पहुंचते पहुंचते कितने लोग पहुंचे? समझ लो क्यों? वेब मिलर। आज गांधी ने यहां डेरा डाला तो खबर आएगी न्यूज में, न्यूज़पेपर में लोग पढ़ेंगे और गांधी से जुड़ जाएंगे। कल गांधी जी इस गांव में पहुंचेंगे तो पहले से लोग तैयार हैं कि गांधी के साथ हम लोग कहां जाएंगे। 3 दिन बाद गांधी जी का डेरा यहां पड़ेगा तो पहले से लोग इकट्ठा है। 5-6 लाख लोग वहां पहुंच गए थे तब तक। ठीक है, समझ में आई बात ना? तो वेब मिलर कौन है? एक अमेरिकी पत्रकार है जो गांधी जी के साथ उनकी यात्रा में शामिल था। अब थोड़ा सा एक और चीज देख लो। एक तरफ ये था और दूसरी तरफ इसके 10 साल बाद सविनय अवज्ञा। दोनों में बेसिक अंतर क्या है बताओ? दोनों अहिंसात्मक है, तो अंतर क्या है? एक को असहयोग बोलना है, एक को सविनय अवज्ञा बोलना है।
ऐसा क्यों? असहयोग का मतलब है नॉन कॉपरेशन। मतलब अंग्रेजों द्वारा स्थापित कोई भी फैक्ट्री, कोई भी विद्यालय, कोई भी संस्थान में हम सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन कर तो देंगे। तो इससे प्रभाव पड़ेगा अंग्रेजों पर। स्कूल आना नहीं आना मत आओ, खुद ही 4 साल बाद कहोगे पढ़ना तो आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या दोगे? वकालत करनी है, नहीं करनी छोड़ दो, लेकिन क्या देना पड़ेगा? मेरी बात समझ रहे हो? असहयोग आंदोलन इस मामले में थोड़ा सा अंग्रेजों को ज्यादा दिक्कत नहीं कर पाया, लेकिन सविनय अवज्ञा का मतलब प्यार से क्या किया हमने? अवज्ञा किसकी? अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की हम अवज्ञा करेंगे। तुम कानून बनाओ, हम मानेंगे नहीं। दिक्कत किसको होगी? अंग्रेजों को। ये थोड़ा सा व्यापक है, और ये थोड़ा सा, यानी अंग्रेजों को सबसे ज्यादा प्रभावित ये करेगा या ये करेगा? तो ये करेगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन से अंग्रेजों को ज्यादा कोई दिक्कत हुई नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको कर मिल रहा था। यहां पर कानून भी नहीं मानना और कर भी नहीं देंगे। अब यहां पे अंग्रेजों को दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, कोई पूछे सविनय अवज्ञा शब्द कहां से आया पहली बार, तो ये भी समझ लो। हाँ, सिविल डिसोबिएंट। एक है हेनरी डेविड थोरो, ये अमेरिका के बहुत बड़े फिलोसफर थे। ठीक है, सुनते रहना। अगर कोई पूछे सविनय अवज्ञा शब्द पहली बार कहां से आया, तो तुम बता देना। हेनरी डेविड थोरो ने 1849 में एक निबंध लिखा जिसका नाम था द रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट। मतलब रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। किसका? सरकार का। यस और नो? और इसी को परिवर्तित करके 1866 में एक पुनः निबंध को प्रकाशित किया गया जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा शब्द यहां से निकल के आया, थोरो के लेटर, सॉरी थोरो के निबंध द रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट, जो 1849 में प्रकाशित हुआ। इसका पुनः प्रकाशन किस नाम से हुआ? और तभी से यह शब्द प्रचलित हो गया। यानी एक ऐसा आंदोलन जो अहिंसात्मक होगा और कानूनों को दरकिनार करते हुए अपने आंदोलन को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो ऐसे आंदोलन को क्या कहेंगे? सविनय अवज्ञा। सबसे मुख्य शर्त क्या है? यह हिंसात्मक हुआ तो सविनय नहीं हुए। सविनय का मतलब क्या है? विनय के साथ। और अगर इसमें हिंसा जुड़ गई तो सविनय कहाँ रहा फिर? तो सविनय आंदोलन की सबसे बड़ी शर्त क्या है? आंदोलन हमेशा अहिंसक रहेगा, हिंसा का इसमें कोई भी स्थान नहीं है। ठीक है, चलो बाकी कल मिलते हैं।